ailments from anger, vexation with anxiety, ailments from anger, silent grief with, ailment from abused after being, ailments bad news from, ailments from disappointments, ailments from humiliation, ailment from mortification, ailment from rejection, ailment from scorned, being scorned, ailment from sexual excesses। यानी ये सारी शक्तियां जो भी रूब्रिक बताए हैं मैंने 10, ये सब वो हैं जो दूसरे के ऊपर हावी होने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो जब इस किस्म की उसके ऊपर हावी होने वाली शक्तियां उसके सामने आती हैं तो धीरे धीरे एल्यूमिना टूटता है, पहले उस शक्तियों का विरोध करता है और बाद में धीरे धीरे वो अपने आप को बिल्कुल निराशा में चला जाता है, लेकिन विरोध करना वो कभी नहीं छोड़ता है, यानी डोमिनेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब अगर हम एल्यूमिना की बीमारी के कारणों में झांकने की कोशिश करें तो पुनः हमें वही भावनाएं मिलेंगी जो हम पहले समझ चुके हैं। कोई भी लक्षण जो रोग का कारण बताता है वो लक्षण नहीं ले सकते हैं कि जिसके ऊपर मेडिसिन को सेलेक्ट किया जा सके, पर यह एल्यूमिना के बुनियादी जो व्यक्तित्व है उसकी ओर इशारा करते हैं। मतलब ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं होते हैं। अब जिस व्यक्ति को क्रोध करने के पश्चात रोग उत्पन्न हो जाए वो अपने आप को शक्तिशाली समझने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने क्रोध कर दिया और उसके बाद आपको बीमारी लग गई तो शक्तिशाली कैसे हुए, यानी क्रोध का तो असर आपके ऊपर आ गया तो आप तो शक्तिशाली हुए नहीं। तो एक शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी चिंतित शोक नहीं करता है, क्योंकि वह बड़े विश्वास के साथ हर प्रकार के परिणाम का सामना करता है। गुस्सा कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, तो फिर डरने की क्या बात है। तो लेकिन आपके अंदर समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब गुस्सा करने के बाद उसका रिजल्ट जो आएगा उससे आप घबरा रहे होते हो। तो घबरा रहे होते हो तो शक्तिशाली आप हुए नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को निम्न समझता है, छोटा समझता है, कमजोर समझता है, वो कभी अपनी प्रवृत्ति मिजाज जाहिर नहीं करता है कि मेरे अंदर ये है। एक नौकर है जिसने अपने आप को पूर्णतः सेवक दास समझ लिया है कि उसका तो भाई ऐसा ही काम है, ऐसे ही करना पड़ेगा, तो उसमें अपने मालिक के लिए कभी भी क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। परंतु अगर वो अपनी बुरी विरुद्ध, यानी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं परिस्थितियों के कारण नौकर बना है, या कोई छोटे पद का हो गया है, या उसको कम अधिकार मिले हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति में वो आ गया है, तो जब वो छोटा है तो बड़ा, यानी समझता बड़ा है, नौकर है पर अपने आप को नौकर नहीं समझता, आप ऐसे समझिए उसको, तो अपनी इस निम्न पद को वो स्वीकार नहीं करेगा कभी भी। तो वह अपने मालिक के प्रति ईर्ष्या रखेगा, अप्रसन्न रहेगा और हमेशा भुनभुनाता रहेगा, परंतु अपने मिजाज पर रोक लगा के रखेगा। क्यों रखेगा? परंतु अपने क्रोध को काबू में रखने की भी एक सीमा होती है, तो कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा उसका अंदर से गुस्सा। अतः कभी कभी अपनी अनिच्छा से वह अपना मिजाज जो सोच रहा है अपने मन में वो जाहिर भी कर देता है। उसके बाद वो चिंतित और बेचैन उठता है, यानी गुस्सा कर दिया, अब उसके परिणामों से उसको चिंता लगने लगी है कि अब क्या होगा, अगर मालिक को बुरा लगा तो मुझे तो नौकरी से निकाल देगा वो। तो बेचैन हो जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या मेरी नौकरी चली जाएगी या किसी तरह का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, या अगर परिणाम बहुत बुरा हुआ तो वो गहरे दुख, शोक और पश्चाताप में चला जाएगा। तो इस प्रकार उसके बीमार होने का अगला कारण अपमानित होना है। एक नौकर जो स्वभाव से ही नौकर है, मतलब कि वो नौकर है और अपने आप को दिल दिमाग से नौकर ही समझता है, तो फिर मालिक उसको कुछ भी बोलता रहे तो वो तो कुछ कहेगा नहीं, वो तो कहेगा भी मैं तो नौकर हूं और मालिकों का काम तो डांटना ही होता है, तो उसको तो बीमारियां लगने वाली नहीं है। तो अब ये निम्न समझने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? नौकर की बात नहीं करे, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप की स्थिति के हिसाब से वैसा ही समझता है, तो उसमें डिस्कॉन्टेंटमेंट नहीं आएगा। तो डिस्कॉन्टेंटमेंट कब आता है? जब व्यक्ति है तो बड़ा, अंदर से अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन काम उसको छोटे वाला करना पड़ रहा है हालत की वजह से, तो इसलिए डिस्कॉन्टेंटमेंट उसमें बना रहेगा।
तो मैं पढ़ता हूं, जिसने पूर्ण रूप से अपने निम्न स्तर का मान लिया कि मेरी तो कोई हैसियत है नहीं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे गृहिणी हो सकती है, कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है। तो क्लर्क कोई भी, वह कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है जो कि महसूस करता है कि नेताओं को यह हक है कि वो हमें कैसे भी इस्तेमाल करें। उसे अपमानित फिर महसूस नहीं होता है। उसे अपने मालिक के किसी भी अपमान, अपशब्द, प्रार्थना का बुरा नहीं लगता है। परंतु वह व्यक्ति जो अपने आप को महान समझता है, जिसका आत्मसम्मान है, तब उसे अपमानित किया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं, तो उसको बुरा लगता है। और अगर वह उसका पलट कर जवाब नहीं दे पाता तो फिर उसमें कई प्रकार के रोग और परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि मन पे एक बोझा बना रहता है। तो यह दशा अन्य कारणों से, जैसे किसी की मान हानि हो जाए, आत्मदमन हो जाए, मतलब वो खुद अपने आप को दबा के रखे। एक और रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉन्ड। स्कॉन क्या होता है? जैसे घृणा है, यार ये तो बेकार, ऐसे ही बेकार आदमी है, तुच्छ समझा जाने वाला। तो ये एहसास है कि दूसरों के विचार में वह किसी भी चीज के काबिल नहीं है, यानी दूसरे लोग उसको कोई खास समझते नहीं है, इसलिए उसे कोई भी जिम्मेदारी दी नहीं जाती। तो वह व्यक्ति जिसका तिरस्कार किया जाता है वो एक उपहास का पात्र बन जाता है। लोगों के विचार में वह किसी भी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है, सब लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी उसको कोई इज्जत ही नहीं देता है। तो हालांकि एलिमिना अपने आप को महान गुणों वाला समझता है, इसलिए वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि लोग उसे महत्व न दें, उसे कुछ तुच्छ समझें। यह सोच उसे आहत करती है और वह उन लोगों से ईर्ष्या करने लगता है, उन लोगों से अप्रसन्न रहता है। और जब ये बहुत लंबे समय तक चलती है तो यही फिर उसको एलिमिना रोगी बना देती है। तो एलिमिना की ऐसी दशा कब होती है? ये ऐसी दशा तब आती है जब उसको उसका कोई बहिष्कार करे, उसका ध्यान ही ना दे, उसको अस्वीकृत किया जाए। तो अस्वीकृत मतलब जो कार्य उस करने हैं उसके योग्य उसको कोई समझाया ना जाए। कि जैसे किसी से कहा जाए ये जिम्मेदारी तेरे को निभानी है, वो समझता है कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत आराम से निभा सकता हूं, पर लोग समझते हैं यार छोड़ना, उसके बस का नहीं है, तो क्यों उसके ऊपर निर्भर करता है, वो सारा गुड़ गोबर कर देगा। अब ये बात इसको पता लगे तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो समझता है कि मैं तो आसानी से कर सकता हूं और ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो ये आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता और फिर उसको रोग उत्पन्न हो जाते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम, इसी को कहते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम। तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ये एक और रूब्रिक है। डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है? एक निराशा, एक मायूसी, एक विफलता। तो ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद आदमी निराशा की स्थिति में चला जाता है। उसको एक कहना चाहिए अपना जो स्तर है, जो दशा है उसकी, वो और नीचे चले जाती है, यानी उसका जोश जो है वो ठंडा पड़ता है, उसका मनोबल टूटता है। तो यानी ऐसा काम जो हम सोच रहे होते हैं भाई ये काम तो हो जाएगा, हम उसके पास जा रहे हैं, वो हमारे कोई ऐसे काम करके ही देगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक व्यक्ति है जो अपना एग्जाम पास करने के लिए बहुत कोशिश करता है और उसको उम्मीद होती है कि मैं तो बिल्कुल पास हो जाऊंगा, इतने अच्छे नंबर मिलेंगे, बड़ा जोश में घूमता रहता है वो। लेकिन बाद में पता लगता है वो तो बहुत से कम नंबर आए हैं या फेल ही हो गया है। तो ये जो उसको असफलता मिलती है जबकि उसको आशा की उम्मीद थी, तो ये मन पे जो उसकी गहरी चोट लगती है, इसको कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो इसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ये बना एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। तो एलिमेंट का मतलब एस्टेब्लिश बीमारी नहीं होता है, जैसे किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को सर दर्द हो गया, किसी को एसिडिटी बन गई, तो ऐसे को एलिमेंट नहीं कहते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है कुछ थोड़ी परेशानियां सी हो जाती हैं जो उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देती हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, किसी को शर्मनाक स्थिति में डालना, उसके पद से गिराना, यानी जिस लेवल का है, कोई सास है तो उसको सास वाली इज्जत ना देना, तो वो ह्यूमिलिएशन हो गया। उसके मान को हानि पहुंचाना, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने महिला की जो तिरस्कारपूर्ण जो वचन है उससे अपने को अपमानित महसूस किया। जब अध्यापक मेरे पारे पर हंसे तो मैंने अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस किया, यानी क्लास के सामने ही हंस रहे हैं, कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है, उसको जवाब दिला जा रहा है, जैसे कहा टीचर ने कुछ सुनाओ,
तो बच्चे ने खड़े होकर सुनाना कर, हाँ अरे देखो इसको, देखो क्या ये जवाब दे रहा है। तो सारे क्लास के सामने जब उसको किया तो ये ह्यूमिलिएशन है, इसको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और अगर आज बच्चा उसको लाइटली लेता है, यानी खुद को कमजोर समझेगा तो उसको लाइटली ले लेगा, लेकिन अगर खुद को बहुत अकड़ू राम होगा, वो खुद को समझ रहा होगा कुछ, तो इस उपहास उड़ाने से उसको बहुत गहरी चोट पहुंचती है और यहीं से उसको बीमारियां शुरू होती हैं। तो अपमान या शर्मिंदगी उसको महसूस होती है जिसका अपना कोई आत्म सम्मान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एल्यूमिना की बीमारी के वो सभी कारण हैं जो उसे ये महसूस कराते हैं कि उसे एक महान काबिल व्यक्ति नहीं समझा जा रहा है। तब एल्यूमिना की बीमारियां शुरू होती है। तो किसी प्रबल शक्ति का सामना करने से पहले वो बहुत उत्सुक था, अर्थात वो हर कार्य बहुत जोश के साथ करता था, किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को हासिल करता था। वह हर क्षेत्र में अपनी वर्तमान स्थिति से श्रेष्ठ होना चाहता था, यानी एल्यूमिना एम्बिशियस होता है। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह किसी प्रकार का भी खतरे से भरा साहसिक कदम भी उठा सकता था। तो ये सब अच्छी क्वालिटी थी उसके अंदर, पर अब नहीं है, क्योंकि उसको बार बार चोट पहुंचाई जा रही है। तो इसको कहते हैं ऑडेशियस। तो ऑडेशियस का थोड़ा सा समझ लेते हैं। अक्खड़, उजड़, ढीठ, निडर, साहसी, दुसाहसी, ये सब ऑडेशियस के हिंदी शब्द हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुछ पाने के लिए खतरा भी मोल ले लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है। आत्मविश्वास ऑडेशियस व्यक्ति में बहुत ज्यादा होता है। उसके इस तरह के कार्य को समाज में मंजूरी नहीं मिलती है, क्योंकि समाज क्या सोचता है कि अरे ये तो बड़ा बेवकूफी भरा काम कर रहा है ये, इसीलिए कहते हैं ये तो दुसाहसी है, अकल नहीं है, डूब जाएगा, मर जाएगा, खतरे का बिल्कुल खतरा ले रहा है, जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसे शब्द फिर उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जो ऑडेशियस व्यक्ति है, जिस कार्य को वो करना चाह रहा है उसके बारे में उसको पूरा विश्वास होता है कि मैं इसको कर लूंगा, जबकि सामने वाले समझते हैं कि ये करना बेवकूफी है, नहीं कर सकता है वो, पर वो अंत में सफल भी होता है। तो यानी ऑड शक्तियां जो हैं, ऑड हालात जो हैं, विपरीत हालात जो हैं, उसमें भी वो अपने मन मुताबिक कार्य करता है और सफल होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि भाई ऑडेशियस बेवकूफ होते हैं। बेवकूफ नहीं होते हैं ये, बल्कि अपने ऊपर अपने आत्मविश्वास पर चलने वाले लोग होते हैं और अंत में ज्यादातर ये सफल होते हैं। एक उदाहरण इसका लेते हैं। लोग कहते हैं ना, कोई कुक है, कुक, शेफ, तो वो बहुत ही अक्कड़ बावर्ची है जो ऐसे व्यंजन बनाता है जो सामान्यतः किसी भी रेस्टोरेंट में बनाए नहीं जाते हैं, ग्राहक उनको पसंद नहीं करते हैं। तो पर वो ऐसा अपने असाधारण गुण को दिखाने के लिए करता है कि मैं ये बना सकता हूं, फिर चाहे उसके ग्राहक वहां से नाराज होकर ही ना चले जाएं, और आखिर में उसको लगता है कि मैं ये व्यंजन बनाता रहूंगा, आज ये नहीं पसंद कर रहे हैं लेकिन कल को ग्राहक इसी व्यंजन को पसंद करेंगे और मेरा रेस्टोरेंट दूसरों से ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ये उसका ऑडेशियस स्वभाव है। दूसरा है, भविष्य को लेकर उसकी बहुत ही निडर विचार होते हैं उसके अंदर। कैसे? जैसे एक दोपहिया यानी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, पेट्रोल पर चलने वाली जो आजकल गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं, पर उसने कुछ उसके मन में ऐसे लगा कि पेट्रोल पर नहीं चलने वाला, आगे जाके लोग सोलर एनर्जी पे आ जाएंगे, जबकि आजकल सोलर एनर्जी की कोई भी गाड़ी नहीं बन रही है। तो ये उसकी अपनी सोच है। तो इस पेट्रोल वाले जमाने में उसने सोलर पे चलने वाली गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। तो सब लोगों ने कहा कि ये तो सारी गाड़ियां इसकी शोरूम में खड़ी रह जाएंगी और ये बर्बाद हो जाएगा। पर उसको समझ आ रही थी कि अब पेट्रोल का युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और सोलर का आ रहा है। तो इसलिए अपनी इस सोच बड़ी साफ थी वो, इसलिए वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां न बनाकर सोलर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां बना रहा था और अंत में वो सफल हुआ। तो इसको कहते हैं ऑडेशियस। तो इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को ये मालूम, अपने फैसले जो ले रहा है उसको मालूम था भी लोगों को समझ नहीं आ रही, मुझको समझ है,
यानी फिर वो अपने अंदर एक श्रेष्ठता का भाव होता है। तो सारे रूब्रिक उसके अंदर एक ही दिखा रहे हैं कि इसमें श्रेष्ठता का भाव और अपने ऊपर एक आत्मविश्वास का भाव एल्यूमिना में होता है। और जब एडवर्स कंडीशन इसको बार बार तोड़ती हैं, असफलताएं दिलाती हैं, तब धीरे धीरे ये टूटता है। और टूटते टूटते आखिर में तो बिल्कुल जैसे इसमें से कभी टूटता है तो फिर विश्वास से खड़ा हो जाता है, फिर टूटता है, फिर विश्वास से खड़ा हो जाता है। इस तरह धीरे 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 इसमें आत्मविश्वास यानी हिम्मत ज्यादा टूटने लगती है और बाद में एफर्ट धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और अंत में ये हालात के हिसाब से समझौता कर लेता है, यानी बिल्कुल डिस्करेज होकर उसी हालात को स्वीकार कर लेता है। पर मन में एक रिजेंटमेंट उसका हमेशा बना रहता है कि उसको इस हालात में रहना है, पर अब प्रयास करना छोड़ देता है, पर उस हालात को स्वीकार नहीं करता है। कॉकुलस की तरह, कॉकुलस का व्यक्तित्व तो होता है कि उन हालात को उसको समझ आ जाते, भाई अब मुझको ऐसे ही रहना है क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतने ही साधन है, ऐसे ही चलना ठीक है। तो वो उसको एक्सेप्ट करके शांत मन से चलता है। पर ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये हालात से रिएक्ट करना बंद कर देता है, पर शांत नहीं होता है। रिजेंटमेंट इसमें हमेशा बना रहता है क्योंकि वो कभी भी अपने आप को कमजोर मानने को तैयार नहीं होता है एल्यूमिना, जबकि बाहर से लगाने वाला फोर्स उसको आसानी से मोल्ड कर देता है। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह कोई चीज लेते हैं, आप उसको प्रेशर लगाओ तो मुड़ जाएगा और प्रेशर बना रहे तब भी मुड़ा ही रहता है, पर वो अपने आप को कभी भी मेटल नहीं है ये नहीं समझता। तो एल्यूमिना जब स्वस्थ होता है तब वह अन्य लोगों को अपने आप से बहुत नीचा समझता है। अब इसके रूब्रिक जो है वो मैं बताता हूं। डेल्यूजन वर्मिन, सीइंग वर्मिन क्राउल्स अबाउट, डेल्यूजन वॉर्म्स, क्रीपिंग ऑफ वॉर्म्स। तो वर्मिन क्या होते हैं? घृणास्पद, आपत्तिजनक, यानी एक बुरा व्यक्ति, बुरा और जिसका बिल्कुल चरित्र ही कोई नहीं है और हैसियत भी कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वर्मिन कहते हैं। तो वह व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है। दूसरा है, वर्मिन का दूसरा मतलब होता है बहुत ही छोटे सामान्य सी हानि पहुंचाने वाले जीव जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे चूहे, खटमल, दीपक, इनको भी हम वर्मिन बोलते हैं। वॉर्म्स दूसरा रूब्रिक है, वॉर्म्स। तो वॉर्म बहुत कमजोर और बुरा चरित्र के व्यक्ति को बोलते हैं, जैसे यार ये तो कीड़े के समान है। अतः लोग ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करते हैं। जैसे लोग कहते हैं अरे यार तुम तो कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो बल्कि इंसान हो, उठो और विपरीत कठिन परिस्थितियों से लड़ो। तो कीड़े मकोड़े समझे जाने वाले व्यक्ति के अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। तो वर्मिन और वॉर्म को हानिकारक प्राणी समझा जाता है, यानी ये हमारा हल्का फुल्का नुकसान तो कर सकते हैं, उनमें अपना चरित्र कोई होता नहीं है, अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, मानवीय जो गुण हैं वो नहीं होते हैं। यानी जो अपने जो ह्यूमन लेवल से बहुत लो किस्म के लोगों को हम कीड़ा वर्मिन कहते हैं। और ऐसे लोगों को समाज को इज्जत भी नहीं देता है क्योंकि उनमें कोई गुण ताकत होती नहीं है। जैसे एक उद्योगपति झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को धमकाता है और तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो, मैं तुमको एक पल में ही नष्ट कर दूंगा। यानी उद्योगपति के पास बहुत ज्यादा पावर है और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के पास मामूली सी पावर है जिसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए कीड़े मकोड़ों को ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल कम ताकत वाले हैं और तिरस्कार करने वाले हैं, उनका कोई चरित्र नहीं है। तो एल्यूमिना के हिसाब से जो दूसरे लोग हैं बिल्कुल छोटे, कमजोर, एक कीड़े मकोड़े की तरह लाचार, तुच्छ और मामूली लोग हैं। ये उसकी मानसिकता दर्शाता है कि वह अपने आप को एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति समझता है। अब उसके ये सारे विचार तब तक खत्म नहीं होते, यानी अपने आप को महान समझने वाले विचार तब तक खत्म नहीं होते हैं जब तक उसका सामना अपने से अधिक शक्तिशाली स्थिति से नहीं होता है। यानी शेर को सवा शेर जब तक नहीं मिलता, जब तक तो शेर ही अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है। जब सवा शेर मिलता है तब उसको एहसास होता है कि अरे उससे ऊपर भी पावरफुल लोग हैं। तो तब वह उसके वर्चस्व को, यानी शक्तिशाली जो व्यक्ति है, जो स्थिति है, उसको निष्प्रभाव करने की कोशिश करता है कि जो शक्तिशाली स्थिति है उसके ऊपर हावी ना हो जाए। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने सारे एफर्ट वो लगाता है।
यानी वो डेफिएंट हो जाता है, मतलब है उस स्थिति का खुलकर बहादुरी से विरोध करता है। मतलब जो ये हावी होने वाली स्थिति है कि उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब ये हावी होने वाली चीज क्या हो सकती है? कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई बेबस करने वाली बीमारी हो सकती है, उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला उसका पति या पत्नी हो सकती है, कोई मालिक हो सकता है, माँ पिता मंगेतर, कुछ भी कोई भी हो सकता है जो उसके ऊपर हावी हो सके। तो अब इस हावी होने वाली स्थिति से वो उभरने में सफल नहीं हो पाता है, तो फिर वो टूटता है। तो ये लंबे समय तक चलने वाली स्थिति से, तो जब ये जिनको लोगों को वो छोटा, मजबूर, बेकार, तुच्छ समझता है और उनको जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो फिर इसके साथ समस्याएं आती हैं। तो अब जो भी है कि वो कोशिश करता है कि भाई इस खुल के जो है, जो भी स्थिति है जो मेरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, उसका वो खुलकर विरोध तो करता है। पर अगर उसको लगता है कि विरोध करने से उसका नुकसान होगा तो फिर दिक्कत आती है। तो वो खुलकर विरोध करने का साहस बटोरता है और उसकी जो डोमिनेशन है, प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार करता है। परंतु जब दूसरा पक्ष उसको धमकाता है, डांटता है, फटकारता है या किसी और तरह से उसकी हानि पहुंचाने का एहसास दिलाता है कि अरे जो तेरे को करना है तू कर ले, इससे वो डर जाता है और अपने कदम फिर पीछे हटाता है। यानी एलिमिना जब अपने शक्तिशाली से मिलता है तो पहले विरोध करेगा और जब देखेगा भी इससे भिड़ने में नुकसान है तो फिर अपने कदम पीछे हटा लेगा। पीछे तो हटा लेगा पर फिर भी सामने वाले की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करता है, वो डेफिएंट है। वो ऐसे कर्मचारी है जो लगातार हावी होती स्थिति जहां वह स्वतंत्रता से अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, उनसे वो परेशान हो जाता है। वो हिम्मत इकट्ठी करता है और जिसका विरोध करने की सोचता है, परंतु जब वह अपनी नौकरी के खोने की संभावना के बारे में सोचता है तो फिर एकदम सहम जाता है, घबरा जाता है और फिर अपना कदम पीछे हटा लेता है। यानी उसी स्थिति में फिर वो रहने लगता है बिना विरोध करे। पर वो शांत नहीं होता है, अंदर से शांत नहीं बैठता है, उस काम को बार बार करने की खुजली उसमें हमेशा बनी रहती है। अतः हिम्मत और डर की स्थिति बारी बारी बदलती रहती है। जैसे मैं केस के माध्यम से इसको समझाता हूं। हाँ, एक व्यक्ति के घुटनों में इतना अधिक दर्द है कि वह चलने में समर्थ नहीं है, चला नहीं जा रहा उससे। मतलब दर्द इतना उसके ऊपर हावी हो गया है कि उसे अपनी गतिविधियां रोकनी पड़ती हैं, क्योंकि दर्द उसे मन मुताबिक कार्य करने नहीं दे रहा। जैसे ही चलता है तो दर्द होता है तो रुकना पड़ता है उसको। परंतु अपनी इस स्थिति को वह खुशी खुशी स्वीकार नहीं करता है और हिम्मत जुटाकर चलता है। दर्द बढ़ जाता है, मतलब जो भी दर्द माने कोई भी ऐसी स्थिति जो उस पर हावी हो रही है, तो हावी होने वाली स्थिति की शक्ति बढ़ जाती है। जैसी उसने हिम्मत करी पर वो दर्द बढ़ गया, यानी दर्द अब उसको और उसके ऊपर हावी हो गया, तो फिर उसको बैठना पड़ता है। पर बैठते में वो शांत नहीं होता, ये एक्सेप्ट नहीं करता कि दर्द हो गया तो चलो बैठ जाओ भाई, पर वो बुड़बुड़ाता रहता है मन ही मन, ग्रम्बलिंग, ग्रंटिंग, ये क्या है, दर्द हो गया है, कैसे चलेंगे, क्या है आजकल, क्यों घुटने खराब हो जाते हैं। तो उस सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता है वो, तो फिर भी वो जबरदस्ती चलने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोशिश करता है तो दर्द और बढ़ता है, तो फिर डरता है कि अरे ऐसे में चला तो कहीं घुटने और खराब ना हो जाएं, कहीं अंदर डैमेज ना हो जाए, तो फिर बैठता है वो। लेकिन जैसे ही दर्द कम होता है तो फिर चलना शुरू करता है, यानी हार नहीं मानता इतनी आसानी से। तो इसमें रुब्रिक है करेजियस अल्टरनेटिंग विद फियर। दूसरा रुब्रिक है फियर एपोप्लेक्सी ऑफ। तो अपनी ये हरकत बार बार दोहराता है, मतलब दर्द होने के बावजूद भी चलने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना चाहता है, जिससे कि उसका साहस धीरे धीरे कम होने लगता है और वो हतोत्साहित यानी डिस्करेज हो जाता है। इसके बावजूद वो अपने आत्मविश्वास को, जो भी उसके ऊपर शक्ति हावी हो रही है, उससे लड़ने के लिए और बढ़ाता है, ताकि वो उस हावी होने वाली स्थिति को पार पा जाए। यानी दर्द बढ़ रहा है, थोड़ा सा रुक गया, लेकिन फिर वो जबरदस्ती हिम्मत करके फिर चलता है कि नहीं, मुझे अगर दर्द के आगे मैं झुक गया तो फिर तो दर्द मुझे खा जाएगा, पकड़ लेगा, बिठा देगा।
तो दर्द होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा आगे चलता है। लेकिन दर्द जब इतना बढ़ जाता है और उसे खतरा लगने लगता है कि दर्द की वजह से मेरे अंदर कुछ टूट फूट हो जाएगी, फिर नुकसान हो जाएगा, कि घुटने परमानेंट ना खराब हो जाए, तो फिर वो मन मार के बैठता है। ये मन मार के बैठता है, यानी इसने उस घुटने के दर्द की सत्ता को माना नहीं है कि चलो भाई अब तो घुटने का दर्द है, अब तो मुझको ऐसे ही रहना पड़ेगा, चला ही नहीं जाएगा तो नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्रयास जरूर करता है। तो अब एक और रूब्रिक है इसमें, डिस्करेज्ड अल्टरनेटिंग विद करेज, मतलब कि हिम्मत होती है और फिर हिम्मत टूटती है, तो वो धीरे धीरे घबराने लगता है, डरपोक बन जाता है। मतलब डरपोक बन जाता का मतलब वो स्थिति का सामना करने में अब झिझकता है। अरे मैं इसे कैसे करूंगा, मुझ में यह करने की अब तो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन वह उसको छोड़ना नहीं चाहता, यानी झुकना नहीं चाहता। वह अपने आप को यह कहकर फिर आश्वस्त करने की कोशिश करता है, अरे यार कितना बहादुर है तू, तो कर सकता है, ऐसे बैठ गया तो कैसे चलेगा। यानी वो अपने को जो एक हिम्मत, अपनी हिम्मत जुटाता है कि पहले भी तो तूने ऐसे ऐसे चीजें कर ली हैं, अब भी कर सकता है, पहले भी घुटने का दर्द था, चलता ही था ना, चलो उठ हट कर, पहले तूने बड़े बड़े काम किए, अब भी कर सकता है, करो। तो यानी वो हार नहीं मानता है, लेकिन जब देखता है दर्द या वो इतना शक्तिशाली है तो थोड़ा सा झिझकता है, पर वो लड़ने की कोशिश करता है, फिर बैठता है, फिर झुकता है। तो ये चलता है इस तरह, हिम्मत धीरे धीरे उसकी टूटती भी है, हिम्मत जुटाता है, फिर टूटती है, फिर जुटाता है, यानी लड़ता ही रहता है, संघर्ष करता ही रहता है ये। तो जब उसके अंदर ये हिम्मत करने के बाद भी वो उस विषम परिस्थिति, यानी बढ़ता हुआ दर्द या दूसरे के द्वारा उस पर हावी होने वाली स्थिति, उससे मुक्त नहीं हो पाता, तो फिर अपने बारे में उल्टे सीधे विचार इसके दिमाग में आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। डेल्यूजन बीइंग डबल, डेल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, आइडेंटिटी एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, डेल्यूजन आउटसाइड हिज बॉडी, समवन एल्स saw or spoke, delusion says something, it seems to him as though somebody else has said it when he, delusion sees something when he, someone else's eyes seem as though he saw through, delusion talking, someone is talking, he is speaking when। तो ये सारे रूब्रिक ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, यानी उसको वो करना पड़ रहा है, वो बोलना पड़ रहा है जो दूसरे चाहते हैं। अगर पिता ने बच्चे को कहा कि ये ऐसे करना है, अब उसको वैसे ही करना पड़ रहा है। उसको कहा कि जाके चलो मना करो, पिताजी घर पे नहीं है, तो अब वो तो झूठ बोलना नहीं चाहता है, पर उसको जाके कहना पड़ेगा पिताजी की डांट के डर से कि पिताजी घर पे नहीं है। तो यानी उसको लगता है कि मेरी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, ना मैं खुद अपने दिमाग से सोच सकता हूं, यानी जो सामने वाले ने कह दिया मुझे वही करना पड़ता है। अब दिख रहा है कि सामने वाला बॉस है, वो बेकार सी स्कीम लाया है, पर इसको उसी स्कीम के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि जिसके दिमाग में दूसरी स्कीम है जो उससे ज्यादा अच्छी है, ऐसा इसको लगता है, इसलिए ये सोचता रहता है बॉस तो बेकार है, पर इसको लगता है कि मुझे तो वही करना पड़ेगा जो बॉस कह रहा है। तो यानी ना अपने दिमाग से का किसी का भी इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको जैसा शक्तियां उसको करवा रही है वैसा ही उसको करना पड़ता है। मतलब उपरोक्त डेल्यूजन तब होते हैं, जितने मैंने ऊपर बताए हैं, कब होते हैं, जब उसे प्रबल स्थिति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे एक गृहिणी है, हाउसवाइफ, जिसका पति उस पर बहुत ज्यादा हावी रहता है, वो सात्विक एवं खुशी जीवन व्यतीत करना चाहती है, मतलब कोई गलत काम नहीं करना चाहती हो। अतः जब उसका पति उसके साथ नहीं होता है, तब वह उस तरह से व्यवहार करती है जिस तरह की वो रहना चाहती है, यानी सात्विक जीवन रहना, खुशी रहना, वो उसको अच्छा लगता है। पर जब वह अपने पति के साथ होती है तो पति की इच्छा के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। घर आए मेहमान से उसे पति की इच्छा के अनुसार झूठ बोलना पड़ता है कि उसका पति घर पे नहीं है, पर वो ऐसे करना नहीं चाहती है, यानी उसको अपनी जुबान से नहीं बोल रही, यानी दूसरे की जुबान बोल रही है। वो मेहमान का स्वागत करना चाहती है, तो
पर उसका पति कहता है यार ये तो छोटा आदमी है, तो इसको एक कप चाय दे दे, जबकि उसकी इच्छा है कि उसको चाय के साथ अच्छा नाश्ता भी कराया जाए, अच्छे से सम्मान पूर्वक रखा जाए, पर वो अब उसको चाय से ही टरकाना पड़ेगा मेहमान को। ये बात उसको कुड़ती रहती है कि उसको पति के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो इसी तरह बहुत सी परिस्थितियों में अपने विचार वो प्रकट नहीं कर पाती है और मजबूरी में ऐसा करती है जो कि उसको पसंद नहीं है, यानी उसे दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। तो उसे लगता है कि जैसे वो पत्नी नहीं है बल्कि गुलाम है पति की। पत्नी हो तो उसको लगता है कि पत्नी का मतलब तो ये होता है कि वो अपने हिसाब से चले, पर यहाँ तो हर वक्त पति के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और गुलामी एक वो शख्सियत है जिसको मालिक की इच्छा के अनुसार चलना पड़ रहा है। तो मैं पत्नी कहाँ रही, मैं तो गुलाम हो गई। तो ऐसे ये यानी अपने व्यक्तित्व के बारे में डबल थॉट्स उसको आने लगते हैं, मतलब कि उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। डेल्यूजन डबल बीइंग, तो अब पत्नी भी हो गई, पत्नी तो है ही सामाजिक दृष्टि से, पर उसको व्यवहार तो उसका नौकरों वाला है, मतलब नौकरों वाला करना पड़ रहा है। तो यार मैं नौकर हूं, मैं पत्नी हूं, यानी डबल। तो यानी नौकर पत्नी वाला भी काम करना पड़ रहा है कि उसको उसके पति की सेवा करना, उसके साथ सेक्स करना, जो भी सारे रिश्ते हैं पति पत्नी वाले वो सब निभाने पड़ रहे हैं। पर पत्नी का राइट उसको मिल नहीं रहा कि वो अपनी मर्जी से भी कुछ कर सके, तो उसके लिए वो नौकरे वाला बर्ताव करना पड़ रहा है उसको, तो वो डबल हो गई, डबल। तो इस तरह तरह की परिस्थितियों में विभिन्न लोग जिन्हें अपने स्वभाव के विपरीत बर्ताव करना पड़ता है, इस तरह की भ्रांतियां उनके मन में पैदा हो जाती है। एक और रूब्रिक है, डेल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, यानी उसका जो सिर है वो किसी दूसरे की संपदा है। यानी सिर माने उसके सोचने की शक्ति दूसरे की संपदा है। अगर सामने वाले ने कहा कि ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, ये प्रोग्राम ऐसे बनाना है, तो वो ऐसे बनाना पड़ेगा उसको। यानी उसके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो अपनी हैसियत अपनी शक्ति के हिसाब से चल सके, सब कुछ उसको दूसरों के हिसाब से करना पड़ता है। तो जैसे हेड शरीर का वो अंग है जिसमें मस्तिष्क होता है जो सोच विचार एवं हर प्रकार के फैसले लेता है। कोई भी व्यक्ति कोई निर्णय परिस्थिति के मूल्यांकन के बाद ही लेता है। यानी आप भी कोई फैसला करोगे तो देखोगे भाई इस स्थिति में ऐसे ऐसे करना ठीक रहेगा, तो फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे ऐसे करना है। पर जब एल्यूमिना को अपने पर हावी जो भी उसको डोमिनेट कर रही है दबाव की इच्छा अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, तब उसका सिर उसका नहीं होता। ऐसे उसको लगता है कि मेरा दिमाग मेरा ना होके तो सामने वाले का है, उसी के हिसाब से सोचना पड़ रहा है। तो इसी को हो जाता है क्योंकि उसका सिर किसी और की इच्छा के अनुसार निर्णय ले रहा है। इसके फलस्वरूप वह खुद को पहचानने की गलती करता है कि अरे मैं कौन हूं, मैं पत्नी हूं, मैं नौकरानी हूं या एक मशीन हूं, क्या हूं मैं। क्योंकि उसको ऐसे विचार इसलिए आने लगते हैं क्योंकि उसको अपनी जो प्रकृति है, जो अपना उसका नेचर है, उसके विरोध में काम करना पड़ रहा है।